हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों मैं फिर से कह दूं, जो भी बच्चे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर से बता दो 26 जुलाई से एक और नया कोर्स जो मैं लॉगिन करने वाला हूं, एक और नया कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको 26 जुलाई से शुरू करेगा। ठीक है, एसएसटी के लिए जो बच्चे पहले ही एनरोल कर चुके हैं उनका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी आगे भी निकल गया, इसलिए जो भी बच्चे नए इंक्वायरी आ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया, आप लोगों को 26 जुलाई से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंक्वायरी आ रही है हम उसको साइड में रख रहे हैं और कोई बात नहीं, कम बच्चे भी होंगे, हम कम बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को उसी में कराए जाएंगे। यहाँ पे हम चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग उनकी तरह मत बनिए, आप लोग अपने आप को सीरियस करिए। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है, मगर हाँ एक बात है, अगर इस बार भी आप फेल हो गए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि इस बार का पेपर किस तरीके से आ सकता है अक्टूबर में। ठीक है, और हम जो भी तैयारी करवा रहे हैं वो अक्टूबर सेशन को लेकर ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग पेड ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने भी कोर्स, वो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, अपने आसपास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में इतना पैसा भर देते हैं, मगर आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, और एक बार आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन बेनिफिट लेने का, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा बेहतर मिले। ठीक है, तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं हमारे नए कोर्स में जो कि 26 जुलाई को आ रहा है, एसएसटी का, सोशल साइंस का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, यहाँ तक कि चैप्टर्स भी रिवाइज कराए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के लिए। ठीक है, चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आप 9911980775 इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमसे कंफर्मेशन पूछ सकते हैं कि किस तरह से उस कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, और बाकी आपको किसी और से बात करानी है तो वही बात करा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हमने ब्रिटिश वालों के बारे में बता दिया था, किस तरीके से स्थायी बंदोबस्त था, किस तरीके से इस्तमरारी बंदोबस्त था। ठीक है, बहुत सारे बंदोबस्त के बारे में हम बात कर चुके हैं, मगर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रिटिश समाज के अंदर ब्रिटेन ने किस तरीके से हमारे भारत पर कब्जा करके हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाला था। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों के आने से समाज में कई परिवर्तन हुए। ठीक है, और कई परिवर्तन जो होने थे ना वो इस तरह के परिवर्तन हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि 19वीं सदी में आते आते शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह जैसी कई सारी कुप्रथाएं, कठोर जाति व्यवस्था, ये सब प्रचलित थी और इन प्रथाओं को ना मानव की गरिमा और मूल्यों के विरुद्ध थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जीवन के सभी स्तर पर महिलाओं से जो भेदभाव हो रहा था ना वो बढ़ता ही जा रहा था और समाज का एक वंचित वर्ग माना जाता था महिलाओं को। ठीक है, और उनकी अपनी स्थिति में कोई सुधार बिल्कुल देखने को मिल नहीं रहा था। ऊंची जातियों के ब्राह्मण पुरुषों तक ही शिक्षा सीमित रह गई थी, यानी हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणों ने, ऊंची जाति वाले जो थे, उन्होंने शिक्षा को अपने तक ही रखा था, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी शिक्षा का जो लाभ था वो मिलता ही नहीं था। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़्यादातर ब्राह्मणों ने जो वेद लिखे वो संस्कृत में लिखे जाते थे और पुरोहित जो होते थे वो महंगे अनुष्ठान, बलिदान, इन सब पे काम किया करते थे, इन रीति रिवाजों को, और इसमें महिलाएं कहीं ना कहीं छुप जाया करती थी। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत आए ना तो उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, आज़ादी और मानव अधिकार जैसे विचारधाराओं को यूरोप से लेकर आए थे। ठीक है, यूरोप के अंदर हमने पुनर्जागरण काल पढ़ा था। ठीक है, सुधार आंदोलन पढ़ा था, कई सारी क्रांति पढ़ी थी, वो सारा का सारा जो प्रभाव था ना वो भारत के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, और इसमें कुछ जो महान लोग थे, दूरदर्शी लोग थे, उनमें नाम था राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा आसफ अली और पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडिता रामाबाई, ये आंदोलन के ना एक निर्णायक थे। ठीक है, निर्माता थे आंदोलनों के, जो भी आंदोलन समाज के अंदर एकता, स्वतंत्रता और समानता की दिशा में प्रयास करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, कई कानूनी उपाय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए गए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1929 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक नंबर का क्वेश्चन में लास्ट टाइम पूछा था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो आप क्या लिखेंगे, 1829 में। ठीक है, तो 1819 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो था वो 1856 में कानून पारित कर दिया गया और एक कानून 1872 में पारित किया गया जिसमें अंतर जाति विवाह और अंतर सांप्रदायिक विवाह को भी सहमति दे दी गई। और 1929 में जो शारदा अधिनियम को पास किया गया उसके तहत आप बाल विवाह नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बाल विवाह पर रोक लगाया गया। और इसके अलावा 14 वर्ष से नीचे की आयु की लड़की ना और 18 साल से नीचे के लड़के की शादी अवैध मानी गई। ठीक है, सभी अदालतों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से छुआछूत यानी अस्पृश्यता की प्रथा की आलोचना की और इसको बोला कि दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि ये समाज के लिए एक कैंसर का रूप है। किसका रूप है,
कैंसर का रोग पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि समाज सुधारकों के इन प्रयासों का प्रभाव समाज सुधार और धार्मिक संगठनों के बीच में हुआ। ठीक है, और यही आगे जाके राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है हमारे समाज में, क्योंकि देखिए जब समाज में बुराइयां होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन जैसी चीज़ें सोचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बट अब सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, इन सब चीज़ों से उठकर अब वो समाज के लिए सोचेगा। ठीक है, महिलाओं को बेहतर शिक्षा दिलाएगा, व्यवसाय दिलाएगा, सार्वजनिक चीज़ें दिलाएगा। ठीक है, इन सब पे काम किया जाएगा। इसी के बीच में रोजगार के अवसर भी मिलने लगे सभी को। और इसी बीच में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि आज की डेट में है INA, ठीक है, उनकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनती है। सरोजिनी नायडू जैसी, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, ऐसी कई महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, और ये महिलाओं के अंदर भी देखिए, आप यहाँ पे देखिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये जो बीच में है, ये आपको देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल है। ठीक है, ये पंडित रामाबाई है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर अब पंक्तियों में खड़े होकर अपने देश को आज़ादी की तरफ लेकर जा रही हैं। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय में, और ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी संस्कृति के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि किस तरीके से ब्रिटिश समाज ने हमारी संस्कृति के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन अपने पेड कोर्सेज में करते हैं। जब भी आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर के अंदर आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसे लेक्चर को डीप में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें ही हो पाती है, जिसके कारण मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ उस मुहिम में। मेरी गारंटी है इस बार आपको पक्का अक्टूबर में पास कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे कराऊंगा वो मैं जानता हूँ, भले ही मुझे आपकी 7 दिन क्लास लेनी पड़े, मगर मैं आप लोगों को पास कराऊंगा। भले ही मेरे को क्वेश्चन पेपर लाना पड़ा पूरा, तब भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो है आपका वो है सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश वाले थे ना, उनका पहला काम ही था कि लाभ कमाना है। ठीक है, और इसका अर्थ ये था कि वहाँ से सस्ती दरों पर कच्चा माल को खरीदते थे और तैयार माल की बिक्री जो होती थी वो अधिक कीमतों पर यहीं पे बेचते थे। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ब्रिटिश भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे और अपनी वस्तुओं का उपभोग करवाना चाहते थे, और इसीलिए भारत को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी जो सभ्यता है ना, ब्रिटिश विचार जो है, ठीक है, जो भारतीय विचार है वो बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत छोटे हो चुके हैं, निम्नतर हो चुके हैं। ठीक है, और उनको बदलना जरूरी है। ठीक है, बल्कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भारत के अंदर जो पारंपरिक ज्ञान है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और इंग्लैंड के अंदर एक रेडिकल समूह था, वो चाहता था कि भारतीयों को ना एक दिशा दिखाई जाए मानवतावादी को लेकर, है ना, और वो चाहते थे कि आधुनिक विज्ञान दिखाया जाए भारत को कि किस तरीके का होता है, भारत को एक प्रगतिशील दुनिया का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और इससे अंग्रेज़ों ने ये जान लिया कि अगर आपको धार्मिक विश्वास और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करोगे तो लोग प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे। यानी कि अगर आप बार बार हमारे धर्म के अंदर उंगली करोगे तो जाहिर सी बात है ना, लोग क्या करेंगे, लोग आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों को समझ में आ चुका था कि भैया अब इनके जो रीति रिवाज है ना और धार्मिक विश्वास है, इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा किया हमने तो ये लोग इतने प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे कि ये हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी तो संस्कृति में छेड़छाड़ नहीं किया, मगर हाँ अपनी संस्कृति को इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, और कई सारे कदम उठाए। ठीक है, अब शिक्षा नीति के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, मगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी आपको बता दूं। बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि शिक्षा नीति क्या थी। देखिए, पहले भारत के अंदर ब्रिटेन वालों को लग गया कि भाई अगर इनसे इनकी संस्कृति छीनने की कोशिश की तो ये ऐसे तो देंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं इनको बड़े बड़े पद देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी नौकरी के पद देते हैं, और बड़ी बड़ी नौकरी के पद में फ़ायदा ये होगा कि इन लोगों से जो कहेंगे हम वो चीज़ ये करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ की अंग्रेजी भाषा को हमारे ऊपर थोपा और हमारी हिंदी भाषा को बहुत निम्न और छोटा बताया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय लोगों को भी लगने लगा कि भाई हिंदी भाषा से तो कुछ मिलता ही नहीं है, और इसीलिए अंग्रेज़ों की भाषा सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके से भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के लिए तत्पर होने लगा। मगर ऐसे में एक वर्ग और उभर के आया जिसने कहा कि नहीं, हिंदी भाषा के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को भी, प्रत्येक भाषा को भी आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। मगर अंग्रेज़ों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
दिया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया तो अपने प्रॉफिट पे, क्योंकि देखिए बाहर से अगर अंग्रेज़ लेकर आएंगे वो, ठीक है, कर्मचारी, तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, फिर यहाँ रहने का खर्चा, फिर यहाँ खाने पीने का खर्चा, ठीक है, हर चीज़ उठानी पड़ेगी, सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ की सभ्यता, वहाँ की पश्चिमी सभ्यता को भारत में लाया जाए और सस्ते में हमें यहाँ पे कर्मचारी भी मिल जाएंगे और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वफादार हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे पैसा उनको उनका आधा भी दें। फॉर एग्जांपल वहाँ के अगर वेतन देते हैं, जैसे कोई 200 रुपये उस समय में मिलते थे, ठीक है, तो अगर वहाँ के कर्मचारी को 200 रुपये दे रहे हैं और यहाँ के कर्मचारी को 50 रुपये भी दे रहे हैं तो यहाँ के कर्मचारी के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आज की डेट में भी आपको बता दूँ कि आज आप शहर के अंदर रहते हैं तो शहर के अंदर आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर 40-50 हज़ार रुपये इनकम है तो उसको बहुत छोटी सी लगती है, मगर वहीं पर वो एक जो गाँव में काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए 15,000 रुपये भी बहुत है ना। तो ये फ़र्क देखने को मिलता था कि भारतीय लोग कम पैसों में भी संतुष्टि ले आते थे, मगर अंग्रेज़ लोग ज़्यादा पैसों में भी संतुष्टि नहीं ला पाते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते थे। बस इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा का विकास किया ताकि वो भारतीय लोगों को शिक्षा दे सकें कि आपको हमारी संस्कृति को अपनाकर हमारी तरह काम करना है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा नीति को बदला गया, ठीक है। आगे जाके बुढ़ी स्पीच आते हैं और ना जाने कितने सारे देखने को मिलेंगे अभी, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लाइन टू लाइन करेंगे अगले किसी वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कमेंट में भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा आप इस नंबर पे मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो रोज़ देखा कीजिए क्योंकि मेरी हर वीडियो के अंदर आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपको पेपर में पक्का ये सारी चीज़ें याद आने वाली है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।